अनुज और शिवम दो भाई थे। शिवम पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और वहीं नौकरी करने लगता है और अनुज अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सीमा को घर के कामकाज करने में प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए एक अच्छी सी लड़की देखकर सीमा ने अपने बेटे अनुज की शादी रश्मि से करा दी और रश्मि के घर में आने से घर की रौनक बढ़ गई। अब वो घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पड़े लेती है। सूरज उगने से पहले ही रश्मि पूरे घर की सफाई कर, पूजा कर 7 बजे तक नाश्ता तैयार कर देती है। ये सब देखकर सीमा बहुत खुश थी। रश्मि के पैर जब से इस घर में पड़े हैं, मेरे घर में रौनक आ गई है। अब मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, ये मेरा सारा घर संभाल लेगी। इस तरह से धीरे धीरे दिन अच्छे बीतने लगते हैं। फिर एक दिन शिवम का फोन आता है और शिवम की आवाज सुनकर सीमा बहुत खुश होती है। माँ, मैं इंडिया अपने गांव वापस आ रहा हूँ। अब इंडिया अपने गांव में आकर ही रहूंगा और वहीं खुद का काम करूंगा। मैं तो तुम्हारी कब से राह देख रही थी बेटा। चलो बस अब जल्दी से इंडिया आ जाओ। हाँ माँ, और मैं अकेला नहीं आ रहा, बल्कि आप सबके लिए सरप्राइज भी ला रहा हूँ। कैसा सरप्राइज बेटा? वो तो वहीं आकर पता चलेगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। 2 दिन बाद सीमा दरवाजे के सामने आंख गड़ाकर अपने बेटे का इंतजार करने लगती है और कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा दरवाजे को खोलती है और हैरान रह जाती है क्योंकि शिवम अकेले नहीं था, उसके साथ में एक मॉडर्न लड़की भी थी। ये गोरी मैम कौन है? ये तुम्हारी छोटी बहू है माँ। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये ऐसे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम बहू मेरी नहीं हो सकती। बेशरम? सासू माँ, अब कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों ने शादी कर ली है। शिवम, इससे अच्छा होता तुम वापस ही नहीं आते। मैं इस बेशरम लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जिसे ढंग के कपड़े पहनने का भी होश ना हो। वो भला घर ही क्या ही संभालेगी। इतना सुनकर रश्मि रसोई से बाहर आती है। ये लड़की कौन है देवर जी? आप शादी कर लाए? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। एक नंबर के बेशरम है दोनों के दोनों। कैसे बेशर्मों की तरह हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाइए। यूं गुस्सा करोगे तो कहीं आपका बीपी ना बढ़ जाए और कंट्रोल भी मुश्किल होगा। उफ, मैं इस दरवाजे पर खड़े खड़े थक गई हूँ। और हाँ माँ जी, मैं कोई गवार नहीं हूँ आपके इस गवार बहू की तरह। मैं आज के टाइम की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे तो मंदिर आने से नहीं रोक सकती, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बुढ़ापे में जेल की चक्की पीसना पड़ जाए। अब चलो हटो मेरे रास्ते से। इतनी दूर से आई हूँ, थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। लीजा अपने पति के साथ हाथ पकड़कर अंदर जाती है। डार्लिंग, हमारा रूम कहाँ है? ऊपर वाले फ्लोर पर। लीजा शिवम के साथ ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और सीमा रोते हुए बोलती है, भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी। ये कैसी बहू मिली है? इतनी बदतमीजी से मुझसे आज तक कोई नहीं बोला जितना ये लड़की बोल कर गई है। माँ जी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। मैं लीजा को धीरे धीरे इस घर के रंग में ढाल लूंगी। आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अगले दिन गांव का लड़का प्रेम सीमा के घर आता है और जैसे लीजा को देखता है, लार टपकाते हुए कहता है, तुम कौन हो गौरी मैम? लगता है दूध से नहाती हो। शट अप, गवार, चल निकल यहाँ से, चीप कहीं के। लीजा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और प्रेम की नजर लीजा को लेकर खराब हो जाती है। अगले दिन गांव की सभी औरतें सीमा के घर उसकी नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आने वाली थी। लीजा, ये लो साड़ी और कुछ जेवर पहनकर बाहर आ जाना। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। नीचे गांव की औरतों के सामने यूं छोटे कपड़े पहनकर बैठना अच्छी बात नहीं। रश्मि बोलकर अपने काम में लग जाती है। लीजा मन ही मन सोचती है, ये सब बेकार के पर्दे जैसे कपड़े मुझसे नहीं पहने जाते और न ही मुझे ये लपेटने आते। इससे तो सही यही रहेगा कि जो मैंने पहना है। कुछ देर बाद लीजा सबके सामने छोटे कपड़ों में नीचे आ जाती है। देवरानी जी, आपने ये क्या पहन लिया? शट अप, जाहिल गवार कहीं की। ये फंक्शन मेरे लिए है ना, तो जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। अब मुझे एंजॉय करने दो। इतना बोलकर लीजा सिगरेट निकालकर पीने लगती है और गांव की औरतें ये सब देखकर बोलती हैं, हाय दैया, तेरे तो भाग ही फूट गए सीमा। एक तरफ तेरी ये रश्मि संस्कारी बहू और दूसरी तरफ ये तेरी लीजा बेशरम बहू। इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता है तू अपने बेटे को विदेशी ना भेजती। कम से कम ये बेशरम बहू तेरे पल्ले तो ना पड़ती। देखो तो कैसे खुल्लम खुल्ला सिगरेट पी रही है, पूरे घर में धुआं कर दिया। चलो चलो यहाँ से। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सीमा को ये सब देखकर लीजा पर बड़ा ही गुस्सा आता है। ये लड़की न जाने कौन से जन्म का बदला लेने आई है हमसे। पूरे गांव में हमारी कितनी इज्जत थी, लेकिन अब इसने तो हमारी नाक ही कटवा कर रख दी। ओह गॉड, फिर से वही मेलोड्रामा। सासू मॉम, मैं एक एनआरआई हूँ। मेरे मॉम डैड शुरू से ही बाहर रहे हैं और मेरी परवरिश भी वही हुई है। वहां ये सब बड़ा नॉर्मल है, तो चिल करो ना। रश्मि बहू, इसे ऊपर अपने कमरे में भेज दे और बोल दे नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी शक्ल भी देखती हूँ ना तो मेरा बीपी बढ़ने लगता है। लीजा, तुम अपने कमरे में जाओ, पर मैं तुम्हारा खाना वहीं ले आऊंगी। अब लीजा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मि उसे ऊपर ही खाना बनाकर उसके कमरे में दे आती। लीजा भी बड़े मजे से बिस्तर पर पड़े पड़े टीवी देखती या रील्स बनाती रहती, जबकि संस्कारी बहू अकेले ही सब काम करती। फिर एक रोज मौसम काफी सुहाना था। बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। ऐसे मौसम में तो बाहर घूमने जाने का अलग ही मजा है। मैं अभी शिवम को फोन करती हूँ। लीजा शिवम को फोन लगाती है। डार्लिंग, मुझे तो लौटने में देर हो जाएगी, यहाँ जरूरी काम में फंसा पड़ा हूँ।
अच्छा ठीक है। लीजा अलमारी में से शराब की बोतल निकालती है और अपने बैग में रखकर चुपके से बाहर घूमने निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो एक पहाड़ी के पास बैठकर शराब पीने लगती है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वो बेहद खुश थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से खेतों की ओर घूमने निकल जाती है। अब तक लीजा शराब के नशे में पूरी तरह धुत हो जाती है और रात में लीजा को यूं अकेले देखकर प्रेम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वाह रे मेरी किस्मत, आज मौका भी ठीक है और अंधेरा भी है। प्रेम लीजा के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करने लगता है। बचकर अब कहाँ जाओगी मेरी बुलबुल, आओ मेरे पास आओ। लीव मी, जस्ट लीव मी यू गवार। लीजा प्रेम को उससे धक्का देते हुए वहां से भाग गई। तभी प्रेम आवाज मारकर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और बोलता है, अब कहाँ जाओगी जाने मन हमसे बचकर। हाँ, तभी रश्मि और सीमा डंडे लेकर आती हैं और दोनों लोगों पर डंडे बरसाने लगती हैं। वो सब वहां से भागती हैं। तुमने हमारे घर की इज्जत गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना। आज कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं तो उसी पहाड़ी से शर्म के मारे छलांग लगा देती। भले ही तू जैसी भी है, लेकिन अब हमारे घर की बहू है और कोई भी सीमा देवी की बहुओं की तरफ नजर उठाकर भी देखेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। अब लीजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, अब इसे माफ कर दीजिए। देखिए ना, बेचारी इस हालत में भी आपसे माफी मांग रही है। इतने में शिवम भी वहां आ जाता है। देखो लीजा, जिस भाभी को तुम गवार कहती थी, आज उन्हीं की वजह से तुम्हारी इज्जत बच पाई है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भाभी कोई गवार नहीं बल्कि डबल एमए पास है। लेकिन एजुकेट और मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि वो अपने संस्कार भूल जाए। अपने परिवार के लिए उन्होंने शहर में मिल रही बड़ी कंपनी की नौकरी तक ठुकरा दी और यहीं गांव में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी। क्या जेठानी जी इतनी एडुकेटेड है, लेकिन फिर भी इनमें कितना सादापन है। जेठानी जी, मुझे भी आपकी तरह बनना है और सासू माँ का दिल जीतना है। क्या आप मुझे घर के सब काम सिखाएंगी? और हाँ, साड़ी पहनना भी बताएंगी ना? ऑफ कोर्स देवरानी जी, आपकी जेठानी आपकी हर तरह से हेल्प करेगी। अब अगले दिन से लीजा भी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश होती है। और अब लीजा भी रश्मि की तरह काम करने लगी और संस्कारी बहू की तरह ही रहने लगी। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो। मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, आप कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी, वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सबका विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली 2 बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी, वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो।
अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते। हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है, बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं, क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है, वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो, तो हम आपको दवाई दे दे। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली, तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। ये ठग है, गाँव-गाँव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गाँव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई, अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक न